नमस्कार। आज हम भारतीय संसद की बनावट और उसके कामकाज पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, भाई ये भारतीय संसद है क्या आखिर? हाँ, तो ये भारत गणराज्य की सबसे बड़ी मतलब सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है, जहाँ देश के लिए विधि विधान बनते हैं। बिल्कुल। भारतीय लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो उसकी नींव वो संसद ही है। ये वो जगह है जहां देश के लिए नीतियां बनती हैं, सरकार से सवाल पूछे जाते हैं और सही मायने में कहें तो हम सब की मतलब जनता की आवाज गूंजती है। बिल्कुल सही कहा। ये समझना बहुत जरूरी है कि देश का शासन आखिर चलता कैसे है और संसद इसमें केंद्र में है। तो इसकी संरचना कैसी है, मतलब भारतीय संसद बनती कैसे? शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। संविधान का अनुच्छेद 79 जी ये कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी। जी। और इसमें कौन कौन शामिल होगा? राष्ट्रपति और 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा, इनसे मिलकर बनेगी संसद। अच्छा, पर एक बात जो थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, राष्ट्रपति वो तो किसी सदन के सदस्य नहीं होते। नहीं होते, बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी संसद का एक अभिन्न हिस्सा है। बात यह है कि संसद कोई भी कानून बनाए वो तब तक लागू नहीं होता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति न दे दे। हाँ। तो उसकी भूमिका बहुत अहम है। समझ गया, ये एक तरह से चेक और बैलेंस जैसा है। तो ये हुई मोटी मोटी रूपरेखा। अब सदनों को थोड़ा करीब से देखें। पहले लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, लोकसभा नाम से ही जाहिर है ये सीधे लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें अधिकतम सदस्य पहले 552 थे, पर अब 550 हैं। हाँ, वो एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान हटा दिया गया है ना 104वें संशोधन से। जी हाँ बिल्कुल। तो अब 550 अधिकतम हो सकते हैं और वर्तमान में 543 सदस्य हैं। और इन 543 सदस्यों को चुनते कैसे? इन्हें सीधे भारत की जनता चुनती है, मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर 18 साल से ऊपर का हर नागरिक वोट दे सकता है। ये अनुच्छेद 326 में है। अच्छा, और इनका कार्यकाल लोकसभा का? सामान्य तौर पर 5 साल का होता है, लेकिन हाँ, अनुच्छेद 83(2) ये कहता है कि राष्ट्रपति चाहे तो मतलब मंत्री परिषद की सलाह पर इसे 5 साल से पहले भी भंग कर सकते हैं। और सदन की कार्यवाही कौन चलाता है, मतलब अध्यक्ष, स्पीकर? जी, अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष मतलब स्पीकर और एक उपाध्यक्ष चुनती है। ठीक है। और एक जरूरी बात, इसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। अच्छा। तो लोकसभा हो गई सीधी जनता की आवाज। अब आते हैं राज्यसभा पर, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसकी जरूरत क्यों और ये लोकसभा से अलग कैसे है? बिल्कुल अलग है। राज्यसभा जैसा नाम है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 238 तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। और बाकी 12 वो मनोनीत होते हैं ना, राष्ट्रपति करते हैं। हाँ बिल्कुल, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और ये वो लोग होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा में विशेष ज्ञान या अनुभव हो। अनुच्छेद 83 में ये बताया गया है। ये तो काफी दिलचस्प है, मतलब सदन में विशेषज्ञों की भी जगह है। अभी कितने सदस्य हैं इसमें? अभी 245 सदस्य हैं राज्यसभा में। और इनका चुनाव ये तो डायरेक्ट नहीं होता? नहीं, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके चुने हुए सदस्य इन्हें चुनते हैं। तरीका होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत। थोड़ा जटिल लगता है ये तरीका। हाँ, पर ये राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने का एक तरीका है और कार्यकाल के मामले में भी ये अलग है। हाँ, ये तो स्थायी सदन है ना, मतलब कभी भंग नहीं होती। जी हाँ, अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, तो ये हमेशा चलती रहती है। अच्छा, और इसके पीठासीन अधिकारी? वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, पदेन सभापति मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ये अनुच्छेद 64 में है। ठीक है, तो सदनों की संरचना तो समझ आ गई। अब एक सवाल और, इस पूरी व्यवस्था में राष्ट्रपति की भूमिका क्या है? वो तो किसी सदन के सदस्य नहीं होते, फिर भी कहते हैं कि संसद का अभिन्न अंग है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं। लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी उन्हीं के पास है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। और कानूनों पर अंतिम मुहर? बिल्कुल। कोई भी बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देते हैं। और मान लीजिए संसद का सत्र नहीं चल रहा है
और कानून की जरूरत है तो वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अच्छा, ऑर्डिनेंस। जी, जिसका प्रभाव कानून जैसा ही होता है और वो संसद के दोनों सदनों को संबोधित भी करते हैं। ठीक है, तो ये संरचना तो समझ आ गई। अब इनके सत्रों की बात करते हैं। संसद मिलती कब कब है? अनुच्छेद 85 इसी बारे में है शायद। जी, मोटे तौर पर साल में 3 सत्र होते हैं। एक तो बजट सत्र जो सबसे लंबा होता है, फरवरी से मई तक, फिर मानसून सत्र जुलाई सितंबर, और फिर शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर। और क्या कोई नियम है कि कितने समय में मिलना जरूरी है? हाँ, सबसे जरूरी नियम यह है कि किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब साल में कम से कम 2 बार तो संसद की बैठक होनी ही चाहिए। समझ गया। अब बात करते हैं संसद के मुख्य कामों की। सबसे पहला काम तो जाहिर है कानून बनाना। हाँ बिल्कुल, विधायी कार्य मतलब कानून बनाना संसद का सबसे पहला और सबसे अहम काम है। कोई भी बिल, चाहे वो सरकारी हो या किसी प्राइवेट मेंबर का, वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। किसी भी सदन में? हाँ, आमतौर पर सिर्फ एक अपवाद है, धन विधेयक यानी मनी बिल। वो केवल लोकसभा में ही पेश हो सकता है। अच्छा, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में? हाँ। ठीक है, तो ये बिल कानून बनता कैसे है? क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, मोटे तौर पर कहें तो हर बिल 3 स्टेज से गुजरता है, जिसे रीडिंग या वाचन कहते हैं। पहली रीडिंग में उसे पेश किया जाता है, उसका परिचय होता है। हाँ। दूसरी रीडिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसमें बिल पर विस्तार से चर्चा होती है, बहस होती है, संशोधन सुझाए जाते हैं और अक्सर उसे किसी संसदीय समिति के पास और गहराई से जांच के लिए भेजा जाता है। अच्छा, डिटेल्स में जाते हैं। जी। और तीसरी रीडिंग में फिर उस पर वोटिंग होती है कि उसे पास किया जाए या नहीं। एक सदन से पास होने के बाद वो दूसरे सदन में जाता है। और वहां भी यही सब होता है? हाँ, वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। और अगर मान लीजिए दोनों सदनों में किसी बात पर सहमति नहीं बनी, तब क्या? उसके लिए संविधान में जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक का प्रावधान है। दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं और फिर फैसला होता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अच्छा। और जब दोनों सदन पास कर दें और राष्ट्रपति की सहमति मिल जाए, तब जाकर कोई बिल, एक्ट यानी कानून बनता है। ठीक है। कानून बनाने के अलावा एक और बड़ा काम है सरकार पर नजर रखना, उसे कंट्रोल करना। निश्चित रूप से कार्यपालिका यानी सरकार और खासतौर पर मंत्रिपरिषद वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। संसदीय जवाबदेही कई तरीकों से सुनिश्चित करती है। जैसे? सबसे जाना माना तरीका है प्रश्नकाल, हर बैठक का पहला घंटा। इसमें सांसद मंत्रियों से उनके मंत्रालय के कामकाज पर सवाल पूछते हैं। कुछ सवालों के जवाब तुरंत मतलब मौखिक मिलते हैं, वो तारांकित प्रश्न होते हैं। और कुछ के लिखित? जी, वो अतारांकित प्रश्न होते हैं जिनके जवाब लिखित में दिए जाते हैं। एक शून्यकाल भी होता है, वो क्या है? अक्सर सुनते हैं इसके बारे में। हाँ, शून्यकाल या 0 आवर प्रश्नकाल के ठीक बाद शुरू होता है। ये भारतीय संसदीय नवाचार है, मतलब ये यहीं विकसित हुआ है। इसमें सदस्य बिना पहले नोटिस दिए बहुत जरूरी लोक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं। ये थोड़ा अनौपचारिक होता है। अच्छा, अर्जेंट मैटर्स के लिए। जी। फिर बजट प्रक्रिया है। सरकार साल भर का अपना आय व्यय का लेखा जोखा यानी बजट संसद में रखती है। संसद, खासकर लोकसभा, उस पर चर्चा करती है, वोटिंग होती है। बिना संसद की मंजूरी के सरकार खजाने से पैसा खर्च नहीं कर सकती। ये तो बड़ा नियंत्रण है। बिल्कुल। इसीलिए कभी-कभी जब बजट पास होने में समय लगता है तो जरूरी खर्चों के लिए पहले लेखानुदान या वोट ऑन अकाउंट पास कराना पड़ता है। ये सब तरीके हुए सरकार को जवाबदेह रखने के। अविश्वास प्रस्ताव जैसी चीजें भी तो हैं। हाँ बिल्कुल, अविश्वास प्रस्ताव है, स्थगन प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है। ये सब संसदीय उपकरण हैं जिनसे सरकार पर नियंत्रण रखा जाता है, खासकर लोकसभा में। धन विधेयक एक खास तरह का विधेयक है जो केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इस पर सिर्फ चर्चा कर सकती है या सुझाव दे सकती है, वो भी 14 दिनों के अंदर। मतलब राज्यसभा इसे रोक नहीं सकती, अब बदल नहीं सकती। के लिए स्वतंत्र है। वित्तीय मामलों में लोकसभा को ज्यादा शक्ति दी गई है। ऐसा क्यों? शायद इसके पीछे तर्क ये है कि लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है और पैसा जनता का है, तो पैसे से जुड़े मामलों में अंतिम निर्णय जनता के प्रत्यक्ष प्रतिनिधियों का ही होना चाहिए। इसके अलावा कुछ न्यायिक शक्तियां भी हैं संसद के पास? हाँ, कुछ है। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संसद में ही शुरू होती है, अनुच्छेद 61, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने का प्रस्ताव भी संसद में ही लाया जाता है। परीक्षा के लिए कुछ और चीजें जो ध्यान में रखनी चाहिए?
जैसे वो दल बदल कानून? हाँ, 10वीं अनुसूची का दल बदल विरोधी कानून जरूर देख लें। ये सांसदों की अयोग्यता से जुड़ा है और कुछ शब्द हैं जिनका मतलब समझना जरूरी है, जैसे स्थगन, अजर्नमेंट, मतलब बैठक को कुछ समय के लिए रोकना, 17वां आसान प्रोरोगेशन, हो जाना। राज्यसभा का विघटन नहीं होता। और एक संयुक्त बैठक भी होती है ना, जॉइंट सिटिंग। जी, अनुच्छेद 108, अगर किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में सहमति ना बने तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद रखने हो तो कौन से होंगे? मेरे ख्याल से अनुच्छेद 79 संसद का गठन, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, 83 सदनों की अवधि, 85 सत्र, 108 संयुक्त बैठक, 110 धन विधेयक और 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये तो जरूर पता होने चाहिए। बिल्कुल। तो यह थी भारतीय संसद की संरचना, उसके सत्रों और उसकी शक्तियों पर एक चर्चा। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो ये सब करते हैं, हमारे सांसद। उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए और वो अयोग्य कब हो सकते हैं? योग्यता तो सीधी सी है, भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा के लिए उम्र कम से कम 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल। ठीक है। और अयोग्यता मतलब कब उनकी सदस्यता जा सकती है? इसके कई आधार संविधान और कानूनों में दिए गए हैं। जैसे अगर कोई सदस्य लाभ का पद धारण करता है, मतलब कोई ऐसा सरकारी पद जिससे वेतन या भत्ता मिलता हो और कानून ने उसे छूट ना दी हो। अच्छा। या फिर अगर अदालत ने उसे विकृत चित्त यानी मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया हो या वो दिवालिया हो गया हो। अगर वो अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ले या फिर दल बदल विरोधी कानून के तहत उसे अयोग्य ठहरा दिया जाए। हाँ, दल बदल कानून। जी। और कुछ गंभीर आपराधिक मामलों में सजा होने पर भी सदस्यता जा सकती है, 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाए। समझ गया। अब सांसदों को कुछ खास अधिकार भी मिलते हैं, संसदीय विशेषाधिकार। वो क्या हैं और क्यों जरूरी हैं? ये विशेषाधिकार इसलिए हैं ताकि सदन और उसके सदस्य बिना किसी डर या बाहरी दबाव के अपना काम स्वतंत्रता से कर सकें। जैसे? सबसे महत्वपूर्ण है सदन के अंदर बोलने की आजादी। सदस्य ने सदन में जो भी कहा है उस पर किसी कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अच्छा। उन्हें सदन के सत्र के दौरान और सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और खत्म होने के 40 दिन बाद तक सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सिविल मामलों में, क्रिमिनल में नहीं? नहीं, आपराधिक मामलों में ये छूट नहीं है। और सदन की इजाजत के बिना संसद परिसर के अंदर कोई गिरफ्तारी या कानूनी प्रक्रिया नहीं हो सकती। सदन को खुद यह अधिकार है कि वो अपने विशेषाधिकार के हनन या अपनी अवमानना के लिए किसी को दंड दे सकता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये विशेषाधिकार सांसदों को आम कानून से ऊपर बना देते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात साफ होनी चाहिए कि ये अधिकार उन्हें अपना संसदीय कर्तव्य ठीक से निभाने के लिए मिले हैं, न कि कानून तोड़ने के लिए। आपराधिक मामलों में उन पर वैसे ही कार्रवाई होती है जैसे किसी आम नागरिक पर। अब बात करते हैं सदन के अंदर की व्यवस्था की। सदन को चलाने वाले मुख्य अधिकारी कौन होते हैं? लोकसभा में सबसे प्रमुख अधिकारी होते हैं स्पीकर। स्पीकर? हाँ, वो सदन के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। वो सदन के मुखिया होते हैं। सारी कार्यवाही उनके निर्देशन में चलती है। व्यवस्था बनाए रखना उनका काम है। हाँ, देखते हैं हम टीवी पर। बिल्कुल। अगर कोरम पूरा ना हो, मतलब सदस्यों की न्यूनतम संख्या ना हो, तो वो सदन को स्थगित कर सकते हैं। और अगर किसी मुद्दे पर वोट बराबर हो जाएं, टाई हो जाएं, तब वो अपना निर्णायक वोट देते हैं, कास्टिंग वोट। अच्छा, उनका वोट टाई ब्रेकर होता है। हाँ, और 2 बहुत महत्वपूर्ण काम है स्पीकर के। एक, ये तय करना कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। इस पर उनका फैसला आखिरी होता है। ओके, ये सिर्फ स्पीकर ही तय करते हैं। हाँ, और दूसरा, जब संसद की संयुक्त बैठक होती है, जॉइंट सिटिंग, तो उसकी अध्यक्षता भी स्पीकर ही करते हैं। ठीक है। और राज्यसभा में कौन होता है? राज्यसभा के सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। वो पदेन सभापति होते हैं, मतलब वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते ही वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो। बिल्कुल। उन्हें भी स्पीकर की तरह टाई होने पर निर्णायक वोट देने का अधिकार है। लेकिन वो मनी बिल वाला फैसला नहीं लेते। नहीं, वो मनी बिल पर फैसला नहीं लेते और ना ही वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। समझ गई। अब ये बताइए, सदन के नेता, विपक्ष के नेता और विप, इनकी क्या भूमिका होती है? देखिए, सदन का नेता यानी लीडर ऑफ द हाउस आमतौर पर प्रधानमंत्री होते हैं, अगर वो लोकसभा के सदस्य हैं। और अगर वो राज्यसभा से हैं तो फिर वो राज्यसभा में किसी वरिष्ठ मंत्री को नामित करते हैं। इसी तरह जो सदन प्रधानमंत्री का नहीं है, वहां भी वो एक मंत्री को लीडर ऑफ द हाउस बनाते हैं। ठीक है।
और विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन? विपक्ष का नेता यानी एलओपी वो होता है जो सदन में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का लीडर हो। लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? उस पार्टी के पास सदन की कुल सीटों का कम से कम 10वां हिस्सा, मतलब 10% सीटें होनी चाहिए। अच्छा, ये जरूरी है। हाँ, एलओपी का काम है सरकार की नीतियों की एक तरह से रचनात्मक आलोचना करना, सरकार को जवाबदेह बनाना। और विप, ये शब्द भी काफी सुनते हैं। विप, हाँ, ये कोई संवैधानिक पद नहीं है, ये संसदीय परंपरा से आया है। हर मुख्य राजनीतिक दल अपना एक विप नियुक्त करता है। इनका काम क्या होता है? इनका मुख्य काम होता है पार्टी के सदस्यों की सदन में उपस्थिति सुनिश्चित करना और पार्टी लाइन के हिसाब से वोटिंग करवाना। एक तरह से पार्टी का डिसिप्लिन बनाए रखना सदन के अंदर। काफी महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी भी। तो ये थी हमारी संसद की संरचना और उसके कामकाज की एक झलक। काफी जटिल व्यवस्था है, पर हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है। निश्चित रूप से। और यहाँ एक सवाल सोचने लायक है। जैसे जैसे भारत बदल रहा है, उसकी जरूरतें, उसकी आकांक्षाएं बदल रही हैं, तो क्या हमारी जो ये संसदीय व्यवस्था है, ये प्रक्रियाएं हैं, वो इन बदलावों के साथ पूरी तरह कदम मिला पा रही हैं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या इसमें और सुधार की गुंजाइश है? भविष्य की चुनौतियों के लिए इसे और प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है? ये बातें लगातार सोचने की हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। और इस पर हमारे श्रोताओं के क्या विचार हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ।